कर्नल संतोष बाबू की 9 साल की बेटी को मैं टकटकी लगाए देखता रहा। वो अपने पिता को श्रद्धांजलि दे रही है। कर्नल संतोष बाबू जिनके 2 बच्चे हैं, 9 साल की एक बेटी और 4 साल का एक बच्चा। आज मैं आपको उनकी मां से मिलवाने वाला हूं। मां कहती है कि मुझे गर्व है कि मेरे बेटे ने शहादत दी। दुख इस बात का है कि मेरा इकलौता बेटा था। शायद मलयालम में अपनी बात कह रही हैं, सुनिए, मगर इस मां के दर्द को आप इस बयान के जरिए समझ जाएंगे। ఒకవైపు బాధగా ఉంది, ఒకవైపు సంతోషం। దేశం కోసం నా కొడుకు ఇచ్చిన కానీ తల్లిగా బాధపడుతుంది। ఒకడే బాబు నాకు। अब आपके सामने कुंदनकांत ओझा है। झारखंड के गांव का रहने वाला कुंदनकांत ओझा, यह भी बिहार रेजिमेंट में थे। यह तस्वीर देखिए, इस दर्द के लम्हे को उनके पिता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और लगभग इसी तरह की तस्वीरें आपको चीनियों के साथ जो संघर्ष हुआ है, जिसमें हमारे सैनिक मारे गए हैं, लगभग इसी तरह की तस्वीरें आपको हर जगह दिखाई देंगी। आज मेरे कुछ सवाल मेरे आपसे ये कि जब संतोष बाबू, कर्नल संतोष बाबू के पिता पी उपेंद्र से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बात की, तब अपने आखिरी फोन कॉल में कर्नल संतोष बाबू ने यह कहा कि जो मीडिया चैनल्स में दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। जमीन पर हालात इससे बिल्कुल जुदा हैं। क्योंकि मीडिया चैनल्स लगातार क्या बता रहे थे? मीडिया चैनल्स हमको यह बता रहे थे कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा नहीं किया है, जबकि बाकायदा वो गालवान घाटी में है, फिंगर 4 में है। फिंगर 4 यानी कि हमारे जमीन में करीब 8 किलोमीटर का प्रवेश चीनियों ने किया। और इस बात की पुष्टि किसी और ने नहीं की। अब कल जो एमईए का बयान आया, यानी कि विदेश मंत्रालय का बयान आया है, उससे साफ हो जाता है। आपकी स्क्रीन पर विदेश मंत्रालय का बयान, जिसमें यह कहा जा रहा है कि गालवान घाटी में आकर यह संघर्ष हुआ। सवाल यह कि अगर हालात सामान्य थे तो डी एस्केलेशन यानी कि वापसी किस बात की हो रही थी और कहां से हो रही थी, अगर हो रही थी तो? विदेश मंत्रालय का यह बयान फिर देखिए जो आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए इसे ध्यान से। स्पोक्सपर्सन ऑफ एमईए Anurag Srivastava further stated that a violent face-off happened as a result of an attempt by the Chinese side to unilaterally change the status quo in Galwan on the late evening and the night of June 15th. वो आगे ये भी कहते हैं, while it was our expectation that this would unfold smoothly, the Chinese side departed from the consensus to respect the line of actual control in Galwan Valley. यानी कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया और जो उनके साथ एक समझौता हो गया था कि हम गालवान घाटी पर जो है कब्जा नहीं करेंगे या हम गालवान घाटी पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की इज्जत करेंगे, चीन इससे पीछे हट गया। तो सवाल ये, यानी कि आप मान रहे हैं कि गालवान घाटी में चीन ने प्रवेश किया। मगर मुद्दा यह नहीं है दोस्तों। कल मैंने आज तक न्यूज चैनल पर एक बहुत ही अजीबोगरीब संवाद सुना 2 पत्रकारों के बीच में। यह उसका स्क्रीनशॉट है इस वक्त जो आपके स्क्रीन पर है। कार्यक्रम में सवाल यह किया गया कि विपक्ष जो सरकार पर सवाल कर रही है वो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल नहीं। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से दिया गया, यह कोई ऐसी घटना नहीं कि होकर खत्म हो गई। यह सवाल उठाना कि चीनी सेना हमारी जमीन पर आ गई और हम सोते रहे, यह सरकार पर नहीं सेना पर सवाल है। पेट्रोलिंग सेना करती है, सरकार नहीं। पेट्रोलिंग की ड्यूटी सेना की होती है, क्योंकि हमारी सेना को पूरी आजादी है। वो राजनीतिक मास्टर से कमांड नहीं लेती। आगे गौर कीजिए, आईटीबीपी के हटने के बाद वहां भारतीय सेना पहुंची और चीन ने जमीन हड़प ली। यह सेना के ऊपर सवाल हो जाता है। एक नहीं 2 बातें यहां पर उन्होंने कही। पहली बात, उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोलिंग नहीं करती, सेना पेट्रोलिंग करती है। और अगर चीन ने सेना हड़प ली जमीन तो यह सवाल उठता है भारतीय सेना पर। आज मैं इस चैनल से 2 सवाल करना चाहूंगा।
आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के चुनावों से पहले इसी चैनल को इंटरव्यू दिया था और तीन पत्रकारों ने बनारस के तट पर इनसे इंटरव्यू किया था। उस वक्त प्रधानमंत्री के शब्द थे कि मैंने जाकर हमला किया और यह बात विपक्ष को पच नहीं रही है। मैंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था। तब क्या इन पत्रकारों ने यह सवाल किया था प्रधानमंत्री से कि प्रधानमंत्री आप मैं कैसे कह सकते हैं, क्योंकि यह काम तो हमारी भारतीय सेना ने किया है ना। क्योंकि जब सरकार को बचाने की बात आती है तो पेट्रोलिंग सेना कर रही है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। और अगर चीन ने जमीन हड़प ली तो सवाल सेना पर उठता है। मगर जब प्रधानमंत्री यह कह रहे थे कि मैंने जाकर हमला किया और यह बात विपक्ष को नहीं पच रही है, तब क्या आपने प्रधानमंत्री से सवाल किया था कि प्रधानमंत्री आप ये कैसे कह सकते हैं, यह काम तो सेना का है ना। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा, यह जमीन तैयार की जा रही थी इसे मोदी बनाम चीन करने की। ये देखिए, अच्छे मूड में नहीं है प्रधानमंत्री मोदी। हारेगा हर दुश्मन, इसमें शी जिनपिंग की तस्वीर है साथ में। मोदी के चक्रव्यूह में चीन, यही चैनल है जिसने इस तरह की प्रोग्रामिंग की थी इस घटना के ठीक पहले। लिहाजा आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आखिर आप इस बात को कैसे सिरे से नकार सकते हैं। बात यही नहीं रुकती दोस्तों। और आपके स्क्रीन पर यह है भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा। क्या कहते हैं कि इस वक्त पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री हैं, पूरा देश उनके साथ है। मगर मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि कम से कम अपनी राजनीति के जरिए सेना का इस्तेमाल ना करें। पुलवामा के दौरान भी मैंने यह सवाल उठाया था कि हमारे जो 40 जवान शहीद हुए थे उसकी जवाबदेही क्या है। और आज भी, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि मैं सरकार के साथ हूं, सेना के साथ हूं, और आज भी मैं वही सवाल उठा रहा हूं। 23 मई को यानी कि आज से करीब 25 दिन पहले मैंने इसी मंच पर HW न्यूज पर सुनिए सरकार में आपके सामने यह शो किया था। और तब मैं जानता हूं इस शो के लिए भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के छोटे मोटे गुर्गे जो हैं उन्होंने हमें ट्रोल किया था, हमें टारगेट किया था। उस वक्त मैंने इस कार्यक्रम के जरिए यही सवाल उठाया था और यह आधारित था अजय शुक्ला की रिपोर्टिंग के पेज उस आपके स्क्रीन पर है। हमने यही सवाल उठाया था इस कार्यक्रम के जरिए कि चीन ने हमारी जमीन पे 8 किलोमीटर प्रवेश कर लिया है, कब्जा कर लिया है। इसके बारे में सरकार का क्या कहना है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब अजय शुक्ला की जो ताजा रिपोर्ट है उस पर आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हालात अभी बहुत सामान्य नहीं हुए हैं। आपके स्क्रीन पर वरिष्ठ सरकारी सूत्रों का कहना है कि चीनी सेना जिन्होंने घुसपैठ की थी भारतीय क्षेत्र में, वो अभी भी उस जगह पर टेंट, डिफेंसेस, तमाम चीजें बना रहे हैं। बावजूद इसके कि यह दावा किया गया है कि वहां डी एस्केलेशन हो गया है, डिसएंगेजमेंट हो गया है। आगे क्या कहते हैं, पैंगोंग सॉ सेक्टर में चीनी सेना ने फिंगर 4 तक कब्जा कर लिया है, यानी कि भारतीय जमीन के 8 किलोमीटर तक, क्योंकि भारत मानता है कि LAC फिंगर 8 तक है। यही नहीं, गालवान नदी के क्षेत्र में भी चीन जो है वो PP-15 और PP-17 पर कब्जा किए हुए है, यानी कि गालवान घाटी की जो ऊंचाइयां हैं उस पर चीन का कब्जा अब भी है। हमारे सैनिकों के शहादत के बाद भी अब भी उनका कब्जा बना हुआ है, क्योंकि यह पत्रकार अजय शुक्ला लगातार यह कहता रहा आपसे कि हमारी जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, इनका मजाक उड़ाया गया, इनको टारगेट किया गया। जी हां, मगर सरकार ने कभी भी इनके दावे को गलत नहीं साबित किया। मगर सरकार तो अब भी खामोश है। इस वक्त जब मैं आपसे कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस खबर को सामने आए, देखिए खबर को हुए तो शायद 36 घंटे हो गए, मगर इस खबर को सामने आए 24 घंटे गुजर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरी घड़ी में 12 बज रहे हैं। यह इस खबर आपको याद होगा कि कल 12 बजे सामने आई थी, और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, विदेश मंत्री S जयशंकर ने और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक भी शब्द नहीं कहा, एक भी शब्द नहीं कहा। और जब आप विपक्ष में थे तो वो तमाम बातें उठाते थे जिसके लिए आप लोगों को रोकते थे। अब मैं आपको सुनाने वाला हूं रविशंकर प्रसाद ने 2014 से पहले क्या कहा था। वो तमाम बातें जिसे आज उठाना देशद्रोह है,
जिसके लिए मेरे जैसे पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, वो तमाम सवालात भारतीय जनता पार्टी पहले उठाती थी। देखिए, 17 जून को चीन की ओर से भारत की सीमा पर फिर अतिक्रमण किया गया है। ये चुमार क्षेत्र जो है लद्दाख के पास का, वहां हुआ है। कैमरा छीन लिए गए और पोस्ट पर भी वो लोग चले आए। द बीजेपी वुड लाइक टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्हाई दिस इंसिडेंट was not conveyed to the public earlier, why it was deliberately suppressed। जो अप्रैल 15 की घटना हुई थी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में, 21 दिन चली थी, उसके बाद चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, कहा गया था सब ठीक है। एक हमारा एप्रीहेंशन है कि क्या एंथोनी साहब की जो चीन यात्रा हुई थी और उसके पहले मेनन साहब जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनकी चीन यात्रा हुई थी, उसकी यात्रा के सहूलियत को बताने के लिए इसे दबाया गया? यह बहुत गंभीर सवाल है। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कि आप कमजोर नहीं, अगर आप ताकतवर हैं तो देश को इसका प्रमाण चाहिए। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2009 को कही थी। आज मानो सब कुछ पलट गया है, सब कुछ पलट गया है। और सबसे दुख की बात यह है, आपकी स्क्रीन पर यह है देश की पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव, वो क्या कह रही हैं उस पर गौर कीजिए, और बहुत ही गंभीर बात कह रही हैं। The official PLA statement on the tragic Galwan face-off is worth scrutiny. It refers to the Galwan Valley as being on the China-Indian border and that the Indian Army crossed the LAC and violated their commitments. वो आगे कहती हैं, it says that the sovereignty of the Galwan Valley has always been China's. The statement uses words seriously violated twice in this reference to the Indian troops being seriously violated the agreements between the two countries on the border issue. पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन कह रही हैं कि चीन ने जो अपना बयान जारी किया उसमें कहा कि भारतीय सेना को गालवान घाटी में होने का कोई अधिकार नहीं है। यह कोई और नहीं बल्कि चाइना कह रहा है। वो गालवान घाटी जो हम अपना हिस्सा मानते हैं, वो गालवान घाटी जहां पर अजय शुक्ला की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब भी चीन बना हुआ है। मैंने आपके सामने दो प्रमाण पेश किए, पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव और अजय शुक्ला। चीन अब गालवान घाटी को अपना हिस्सा मान रहा है, मगर क्या आप इसकी चर्चा कहीं पर भी सुन रहे हैं? क्या इस बात को लेकर सवाल नहीं किए जाने चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूं, एस जयशंकर तो चीन में भारतीय राजदूत थे ना, जो इस वक्त हमारे विदेश मंत्री हैं। क्या इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी नहीं दी कि चीन हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है? आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये ट्वीट है जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर केसी सिंह ने कही है। इसमें वो एक चीज बता रहे हैं जिस पर आप गौर कीजिए। वो बताते हैं कि 1962 में माओ जेडोंग जो कि चाइनीज नेता थे, उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर से यह बात कही थी। उन्होंने कहा था 1962 के युद्ध से पहले कि भारत को दूसरी बार सबक सिखलाने की जरूरत है, और उसके बाद 1962 का युद्ध होता है। पहला सबक 7वीं सदी में जब चीनी राजा ने दखल दिया था पूर्वी भारत में। आगे एम्बेसडर सिंह क्या कहते हैं, माओ जेडोंग ने भारत पर हमला तो कर लिया, मगर चीन के अंदर हजारों लोग भूखे भी मरे थे। आगे वो क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिए। मौजूदा विदेश मंत्री जो कि चीन के पूर्व राजदूत हैं, क्या वो ये सब नहीं देख सकते थे? क्या वो इस बात की चेतावनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दे सकते थे? आज जब हम कह रहे हैं कि चीन ने हमारे साथ विश्वासघात किया, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने क्या किया? आपके सामने कुछ तथ्य हैं जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है। क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन 5 बार जा चुके थे, यानी कि चीन के साथ आपका अटूट संबंध था। इस खबर के मुताबिक 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 18 मुलाकातें हुई हैं। इतनी सारी मुलाकातें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी नहीं हुई। तो जब आपका इतना विश्वास था, इतनी दोस्ती थी,
इतने प्रगाढ़ संबंध थे, तो फिर यह विश्वासघात कैसे हुआ? हमसे गलती कैसे हो गई? और यह प्रगाढ़ संबंध वाली बात ये मेरे शब्द नहीं है, आप खुद सुनिए किसके शब्द हैं। कौन जतला रहा था चीन में विश्वास? ध्यान से सुनिए। दो देशों के मुखिया इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। और ये +1 समझने के लिए कईयों को भी समय लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, जिस तरह से वो बात कर रहे थे शी जिनपिंग के बारे में, मानो कोई बिछड़ा हुआ भाई हो। आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूं कि यह विश्वासघात आखिर हुआ क्यों? और यह तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं कि साबरमती के तट पर किस तरह से झूला झुलाया गया था। बात यहां नहीं रुकती, शी जिनपिंग के मास्क बनाकर लड़कियों को पहनाए गए थे। ये तमाम चीजें हमारे साथ है, बावजूद इसके विश्वासघात हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद राकेश सिन्हा कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो मोदी के साथ है और मुझे गोली नहीं चलानी आती, फिर भी मैं शहादत दे सकता हूं। आर जग्गी जैसे सरकार के पिछलग्गू पत्रकार कह रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कीजिए। आप जानते हैं इस वक्त जो मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं जिस फोन पर, उसके अंदर के कंपोनेंट्स भी चीन से आए हैं। चीन ने हमारे सैनिकों को मार दिया और हमारा जवाब क्या है? हमारा जवाब यह कि हम चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन कर देंगे। अब मैं आपकी जो कुछ चीजें मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जनसत्ता की खबर देखिए, भारतीय कंपनी को पीछे छोड़ शंघाई की कंपनी को मिला दिल्ली मेरठ रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का ठेका। क्या कह रही है खबर? कि भारतीय कंपनी के ठेकों को नजरअंदाज करके भारत सरकार ने चीनी कंपनी को ठेका दिया। हमारी आन बान शान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसे किसने बनाया था? किसके कारीगरों ने बनाया था? किसकी एक्सपर्टीज से बना था? क्या आपको बतलाने की जरूरत है? अब एक और खबर पे गौर कीजिए। ग्रेट वॉल मोटर्स साइन 1 बिलियन MOU विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यह चीन की कंपनी है जिसने महाराष्ट्र सरकार के साथ $1 अरब का MOU साइन किया है। आज जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं ना, कि हर बार देश की जनता से यह उम्मीद की जाती है, और क्या उम्मीद की जाती है कि साहब आप जो हैं कुर्बानी दीजिए, आप जो चाइनीज गुड्स को त्यागिए, मगर सरकार अपने साथ क्या कर रही है यह आपके सामने है। अब इस चैनल पर गौर कीजिए, कह रहे हैं चाइना गेट आउट। स्क्रीन पे देखा आपने, चाइना गेट आउट। अब जरा नीचे जूम इन कीजिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीवो। वीवो किस देश से आया है क्या आप जानते हैं? यह है सबसे बड़ी विडंबना। इस तरह से इस देश की जनता को मीडिया मूर्ख बनाता है, हमारी सरकारें मूर्ख बनाती हैं, और उसकी कीमत मेरा सैनिक चुकाता है। जाते जाते मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। इसका ताल्लुक भारत चीन संघर्ष से नहीं है, मगर जब कोई सैनिक घर लौटता है ना, तो उसकी बेटी, उसकी छोटी सी बेटी उसका कैसा स्वागत करती है, आप खुद ये तस्वीर देखिए। She cried. Oh my God. Not leaving. मेरे पास वाकई शब्द नहीं है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के सैनिक के स्वाभिमान की रक्षा की जाएगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूं। नमस्कार।